हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री को। और लास्ट क्लास में हमने करा था जो चैप्टर 2 था हमारा, उसकी थ्योरी को कंप्लीट किया था, साथ ही उसकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज थी उसको हमने फुली सॉल्व भी किया था। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर, जो कि हमारा है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुण धर्मों की आवर्तिता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टीज। इसका पहला हमारा जो टॉपिक है एनसीईआरटी का, वह हमारा है 3.1, जो कि है तत्वों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब यह जो हमारा टाइटल है तत्वों का वर्गीकरण, इसमें दो चीजें आई हैं, एक तत्व और दूसरा है वर्गीकरण। तत्व का क्या अर्थ हुआ? तत्व हम कह सकते हैं कि हमारे अगल बगल के जितने भी आपको चीजें दिखाई दे रही है, जो कुछ भी आपको पदार्थ दिख रहा है, वो दो अवस्थाओं में हो सकता है। या तो वो शुद्ध अवस्था में हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं वह मिश्रण हो एक से अधिक तत्वों का। तो जो शुद्ध अवस्था में है उनको हम कह देते हैं तत्व, और जो एक से अधिक चीजें मिश्रित होकर के बन रही हैं, इन सब को हम कह सकते हैं, एक शब्द से हम कह सकते हैं पदार्थ कह सकते हैं उन्हें। तो तत्व का अर्थ क्या हुआ? तत्व का अर्थ है कि कोई भी चीज जो अपनी शुद्ध अवस्था में हो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको कह देते हैं तत्व। अशुद्ध अवस्था का और तत्व का एक और यहां पर साइंटिफिक अर्थ हम समझ सकते हैं कि तत्व का अर्थ होता है कि जिसके भीतर समान तरीके के परमाणु हो, यानी कि एक ही तरीके के परमाणु से यदि कोई चीज मिलकर के बनी हुई है तो उसी को हम क्या कह देते हैं, वह एक तत्व है। यहां मैंने शब्द प्रयोग किया है परमाणु का, न कि अणु का। पिछले चैप्टर्स में हम समझ चुके हैं कि अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है। जब मैं कहता हूं सोडियम, तो सोडियम का अर्थ है कि सोडियम का यदि सूक्ष्मतम इकाई ली जाए तो हम कह रहे हैं वो एक परमाणु है, तो वो सोडियम का परमाणु है। लेकिन यदि मैं वही कह दूं एक NaCl, सोडियम क्लोराइड की यदि बात करूं तो उसका जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, उसमें एक सोडियम का परमाणु एक क्लोरीन का परमाणु होता है। तो यहां हम जिन तत्वों से जिन चीजों को प्रदर्शित कर रहे हैं उनका अर्थ है कि वे सब चीजों, उन सब चीजों में जो परमाणु होगा वो केवल एक ही प्रकार का होगा। जैसे सोडियम में कहे तो केवल सोडियम का ही पूरे के पूरे परमाणु। यदि मैं पोटेशियम की बात करूं तो केवल पोटेशियम के एक ही प्रकार के परमाणु हैं। यदि मैं आयरन लोहे की बात करूं तो लोहे के एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम में एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। तो वो सब चीजें जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, तत्व। तो मुझे लगता है आपको तत्व समझ में आ गया होगा कि तत्व का अर्थ है वे सब चीजें जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनी होती हैं, वह हम कह सकते हैं बिल्कुल शुद्ध अवस्था है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, तत्व कहते हैं। तो तत्व हमें समझ में आ गया। दूसरा हम कहते हैं वर्गीकरण। दूसरा शब्द आता है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का क्या अर्थ हुआ? वर्गीकरण का अर्थ होता है कि यदि हम कोई, हमारे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक समूह है, हमारे पास हम किसी जगह पर गए, वहां हमने बहुत सारे बच्चे देखे। अब बच्चे देखे बहुत सारे, तो हमने कहा अब इन बच्चों से कि हमें स्टडी करनी है, मान लो। तो अब इन बच्चों का हम कैसे स्टडी करें, इनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करें, क्योंकि यदि एक एक बच्चे को बुला करके पूछने लग गए तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर क्या कर देते हैं, वर्गीकरण करना शुरू करते हैं। तो वर्गीकरण किस आधार पे? वर्गीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी एक गुण के आधार पर एक से अधिक, आप कह सकते हैं सदस्यों को, यदि कोई समूह है तो सदस्यों को हम यदि एक ही स्थान पर रख दें तो हम कह रहे हैं वह उसका क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम किसी एक स्थान पर गए, वहां बहुत सारे बच्चे थे। अब हम उन बच्चों का वर्गीकरण करना चाह रहे हैं, तो किस किस आधार पर कर सकते हैं वर्गीकरण? कर सकते हैं, मान लो मैं कह दूं कि उम्र के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इन सब बच्चों में जिनकी उम्र 6 साल से लेकर के 9 साल के बीच है वो सब यहां पर आ जाओ, और जिनकी 10 साल से लेकर के 12 साल की वो इस लाइन में आ जाओ, जिसकी 13 साल से लेकर के 16 साल तक है वो इस लाइन में आ जाओ। तो ये क्या हुआ, उनकी आयु के हिसाब से वर्गीकरण हो गया। दूसरा वर्गीकरण हम करें तो जैसे आप काफी जगहों पर देखते होंगे, जैसे स्पोर्ट्स होता है, तो स्पोर्ट्स में जैसे बॉक्सिंग हो गई या कुश्ती हो गई, वहां पर जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन जो किया जाता है, वह भार के आधार पर किया जाता है। कि अब कुश्ती होगी पहलवानों की, तो उनका वर्गीकरण क्या है, 50 किलोग्राम के लगभग के पहलवानों की। तो जिनका वेट लगभग 50 के लगभग होगा, या हम कह सकते हैं कि कह दिया जिनका 50 से लेकर 55 किलोग्राम वर्ग का जो पहलवान होंगे वो इस वर्ग में आएंगे, उनकी कुश्ती होगी। और दूसरा वर्गीकरण क्या हो सकता है, हमने कहा 60 से लेकर 70 किलोग्राम के वर्ग के पहलवानों की कुश्ती अलग होगी। तो ये वर्गीकरण किस आधार पर करा, ये करा हमने भार के आधार पर।
अब वैसे ही आप वर्गीकरण अन्य आधार पर भी कर सकते हो। मान लो आप क्लास में, आपने देखा होगा आपकी जो क्लास होती है उस क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे काफी शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, कुछ बच्चे हम कह सकते हैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते पढ़ाई में। तो आप पढ़ाई में उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हो कि यदि हम चाहें तो बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर भी वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि मैंने कहा किसी क्लास में कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने के इच्छुक हैं तो वो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी अलग हो गए, सारे बच्चे फुटबॉल वाले अलग हो गए, बैडमिंटन वाले अलग हो गए, तो ये वर्गीकरण हो गया। तो इन सब बातों से एक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि वर्गीकरण का अर्थ है कि किसी एक गुणधर्म के आधार पर एक से अधिक सदस्यों को यदि एक साथ रख दिया जाए तो वह क्या कहलाता है, उनका वर्गीकरण कहलाता है। तो पहला हमारा जो था कि तत्वों का वर्गीकरण, तो तत्व भी समझ में आ गया आपको, वर्गीकरण भी समझ में आ गया। अब बात आती है आखिर तत्वों का वर्गीकरण क्यों। हमने देखा कि लगभग आप ये मान के चलिए लगभग 1800 ईस्वी के लगभग जो हमारे को तत्व ज्ञात थे वो लगभग थे 30 के लगभग ज्ञात थे। लगभग 1850 की बात करी जाए तो हम कहते हैं हमारे को लगभग कितने तत्व ज्ञात थे, लगभग 65 तत्व ज्ञात थे। और वर्तमान स्थिति में कहा जाए तो हमारे को जो तत्व ज्ञात हैं वो लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं। तत्व मैंने बता दिया कि तत्व वह शुद्ध अवस्था किसी भी हम कह सकते हैं पदार्थ की जिसमें एक ही तरीके के परमाणु उपस्थित हो, तो उसको उन सबको क्या कहते हैं, तत्व। तो इस आधार पर हम देखें वर्तमान में हमारे पास 118 तत्व हैं। अब केवल जब 30 तत्व थे तो उस समय भी वैज्ञानिकों के भीतर एक सोच उत्पन्न हुई कि इन सब 30 तत्वों को अलग अलग प्रकार से यदि हम इनका अध्ययन करें तो ये काफी जटिल हो जाएगा। तो इस कारण से वैज्ञानिकों के दिमाग में यह बात आई कि यदि हम इन तत्वों को उनके किसी गुण धर्म के आधार पर उनका क्या कर दें, हम कह सकते हैं यदि उनका वर्गीकरण कर दिया जाए, यदि उनको क्लासिफाइड कर दिया जाए तो हमें इन तत्वों को पहचानने में, इन तत्वों का अध्ययन करने में काफी आसानी हो जाएगी। हम अपने जीवन में इसी वर्गीकरण के सिद्धांत को लागू करते हैं अनेक क्षेत्रों पे। तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब तत्वों का वर्गीकरण जो हम इस चैप्टर में हम शुरू कर रहे हैं वहां हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे स्टार्टिंग से, बिल्कुल पहले से। और पहले में हम कहें कि जो फर्स्ट टाइम जो वर्गीकरण किया गया था, आप कह सकते हैं वो पदार्थों के रूप में या तत्वों के रूप में जो वर्गीकरण हुआ था वो पहले साइंटिस्ट थे लेवोजियर। तो हमने क्या कहा, हम दूसरा ले रहे हैं अब पॉइंट, और यह जो हमारा पॉइंट है वो है 3.2 जिसे हम एनसीईआरटी से ले रहे हैं, आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, आवर्त सारणी की उत्पत्ति। तो आवर्त सारणी की तो हम बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर आवर्त सारणी क्या थी। यहां सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं वर्गीकरण के संबंध में बात। तो पहले हमने कहा सबसे पहले कौन सा वर्गीकरण आया, फर्स्ट हम लेते हैं लेवोजियर के अनुसार, लेवोजियर के अनुसार। तो सबसे पहला वर्गीकरण इनके हिसाब से ले रहे हैं। आपको हमने जो फर्स्ट चैप्टर था इस बुक का उसमें भी हमने लेवोजियर का जिक्र किया था, और लेवोजियर ने जितने भी हमारे तत्व थे उनको दो वर्गों में विभाजित किया था। और इनके अनुसार जो दो तत्व थे वो थे हमारे, एक हमारी थी धातुएं और दूसरी हमारी होती थी अधातुएं। अधातुएं, धातुएं जिन्हें हम मेटल्स कहते हैं और अधातुएं जिन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब बात आती है आखिर लेवोजियर ने किस प्रकार किन धातुओं के को ऐसा कौन सा गुणधर्म लिया कि जिसके आधार पर उसने कहा कि यह जो तत्व हैं ये धातुएं हैं और यह जो तत्व हैं ये अधातुएं हैं। अब इसको समझते हैं। हमने कहा लेवोजियर का जिन तत्वों को धातुओं की श्रेणी में रखा उनकी खास बात क्या थी कि वे अपने भीतर से इलेक्ट्रॉन को त्यागते थे और धन आयन में परिवर्तित हो जाते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह जो होता था यह धातुओं को त्याग कर धन आयन में
परिवर्तित हो जाते हैं। और ऐसे तत्वों को हम क्या नाम देते हैं? धातुएं। कौन कौन सी आती है आप जानते हैं? धातुएं काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी। सोडियम हो गया, आप कह सकते हैं पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये हमारी क्या है? धातुएं। दूसरी है अधातुएं। अधातुएं कौन सी हुई कि हम कह सकते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं? अधातुएं कहलाते हैं। धातुएं कहलाते हैं। अब अधातुएं कौन सी होगी? जैसे हमारे सिलिकॉन हो गई, इसके एग्जाम्पल हैं। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये हमारे क्या है? अधातुओं के एग्जाम्पल हैं। तो इन दो कैटेगरीज में लेवजियर ने क्या करा? तत्वों को विभाजित किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ समय पश्चात कुछ ऐसे नए तत्व उजागर हुए जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं दोनों के बीच में थे। हम कह सकते हैं कि उनके गुणधर्म जो थे वह ऐसे थे कि वो धातुओं से भी मैच करते थे, अधातुओं से भी मैच करते थे, और उनको वैज्ञानिकों ने नाम दिया था जिन्हें हम देते हैं उपधातु, यानी कि उन्हें कहा जाता है मेटलॉइड्स। तो हमने कहा तीसरा हमारा कौन सा आ गया? बाद में हमारे आई उपधातुएं, जिन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स। उपधातुएं कौन सी हुई? उपधातुएं हमने कहा वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं से मिलते जुलते हों। वे तत्व जिनके गुणधर्म धातुओं तथा अधातुओं से मिलते हों, दोनों से मिलते हों, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उपधातुएं कहते हैं। और कौन कौन सी इसमें आ जाती हैं? इसके एग्जाम्पल हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, जो हमारी अक्रिय गैसें होती है वो उपधातुओं की श्रेणी में आती है। और कुछ इसके अलावा हम कह सकते हैं कुछ ऐसे भी थे कि जो धातु अधातु से मैच नहीं करते थे, जैसे कुछ अलग तरीके की प्रवृत्ति बाद में देखी गई, जैसे रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं वो भी। तो हम कह सकते हैं लेवोजियर ने मुख्य रूप से तत्वों को दो भागों में विभाजित किया था, लेकिन बाद में हमने देखा कि उसमें कुछ ऐसे नए तत्वों की खोज हुई जिसको न हम धातुओं की श्रेणी में रख सकते थे, न अधातुओं की श्रेणी में रखते थे। उनको तीसरी कैटेगरी में रखा गया जिन्हें हम कहते हैं उपधातुएं। अब हम कहें वर्तमान समय पे हमने कहा कितनी हमारे पास हैं? 118 हैं टोटल। कुल मिलाकर के इतने तत्व आइडेंटिफाइड हैं, इतने तत्व हमें हमारी जानकारी में हैं एट प्रेजेंट। तो अब इनमें से कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं और कितनी उपधातुएं हैं, इसकी भी हम चर्चा कर सकते हैं। हम कहें यदि धातुओं की बात करें तो जो टोटल धातुएं होती हैं वो हमारी होती है 91, ध्यान रखिएगा। जो हमारी अधातुएं होती हैं वह हमारी होती है 20, और जो उपधातुएं होती हैं वह हमारी होती है, ये उपधातुएं होती है हमारी 7। तो हमें जो वेल नोन जो हमारे को एलिमेंट पता है अभी तक, जो जिनकी संख्या 118 है, उन 118 में से 91 धातुएं, 20 उप अधातुएं तथा 7 हमारी क्या होती हैं? उपधातुएं होती हैं। तो यहां पर हमने लेवोजियर के अनुसार जो उसने तत्वों का वर्गीकरण करा था उसको समझा। आप चाहे तो इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम फटाक से आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि किस प्रकार लेवोजियर ने धातु और अधातु के रूप में तत्वों का वर्गीकरण किया, और हम कह सकते हैं कि वह भी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर हमने देखा कि बाद में कुछ ऐसे तत्वों की खोज हुई कि जो कि जिनके की गुण थे वो धातु और अधातु दोनों से मिलते जुलते थे। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए थे जिन्हें हम कहते हैं प्राउट। प्राउट ने भी क्या करा, अपनी एक परिकल्पना प्रस्तुत करी जिसके आधार पर उसने क्या करा, तत्वों के वर्गीकरण करने की कोशिश करी। तो अगला हम समझते हैं, जो दूसरा हमारा होता है प्राउट की परिकल्पना। प्राउट की परिकल्पना
प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस क्या आता है? इसकी प्राउड की परिकल्पना। प्राउड ने एक परिकल्पना ये प्रस्तुत करी, इसने कहा जितने भी तत्व हैं वे सारे के सारे हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं और उन तत्वों का जो परमाणु भार है वह हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज होता है। इन्होंने ये अपनी परिकल्पना प्रस्तुत करी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन इनकी एक हाइपोथेसिस थी। इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, एक सिद्धांत सामने रखा सभी के। तो सिद्धांत क्या था, हम लिख लेते हैं इसको। इनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, तथा सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार जो कि उस समय कितना था, एक था का पूर्ण गुणज होता है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। इनके अनुसार सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने तथा सभी तत्वों का परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार जो कि एक है उसका पूर्ण गुणज है। तो सूत्र क्या था कि तत्व का परमाणु भार बराबर होता था n गुना हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार। और यहां पर क्योंकि इसने लिखा पूर्ण गुणज होता था, तो जहां n क्या है, एक पूर्णांक है, इसका मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन में नहीं हो सकता। 1.1, 1.5, 1.7, 3.9 इस प्रकार से नहीं होगा। n का मान 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हो सकता है। तो इन्होंने प्राउट ने अपनी यह परिकल्पना प्रस्तुत करी तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में, लेकिन उनकी यह परिकल्पना बिल्कुल भी नहीं चल पाई, हम कह सकते हैं। इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके की परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन के परमाणु भार के या परमाणु द्रव्यमान के पूर्ण गुणज नहीं होते। यदि कुछों की बात करी जाए, मैं कहूं हाइड्रोजन का तो कितना होता है परमाणु भार, 1। यदि आप कार्बन का कह लें, यदि मैं कहूं कार्बन का परमाणु भार, तो वो तो ठीक है, ये हमारा कार्बन हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1। और यदि हम इसकी जगह 6 रखते हैं तो 6 कम 6 इसका होता है परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार होता है 12। तो 12 गुणा 1 यानी कि 12। तो कार्बन का परमाणु भार हो गया 12। ऐसे ही आप कह दें कि किसी दूसरे तत्व का कह दें, नाइट्रोजन का कह दें, नाइट्रोजन का परमाणु भार हम जानते हैं 14, तो 14 गुणा 1 तो कितना हो गया 14। तो ये बात तो इन्होंने कह दी, लेकिन कुछ तत्व मैंने कहा ऐसे हैं जिनका की परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज नहीं होता। कौन कौन से? जो एक्सेप्शनल केस हैं, वो हमारे कौन से हैं? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है, 35.5 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। तो अब ये 35.5 क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो ये तो उसका पूर्ण गुणज नहीं है। इसी प्रकार से कुछ और दूसरे तत्व थे जिनके की परमाणु भार फ्रिक्शन में आते हैं, उनका भी हम कह सकते हैं जो परमाणु भार है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार का पूर्ण गुणज नहीं है। और साथ ही यह कहना कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हैं, यह भी अपने आप में हम कह सकते हैं कि निराधार परिकल्पना थी, जिसको कि बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं किया गया। लेकिन भले ही स्वीकृत नहीं किया गया, लेकिन आप यह मानिए कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इस फील्ड में, इस हम कह सकते हैं तत्वों के वर्गीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान तो दिया ही है। क्योंकि जैसे जैसे एक की परिकल्पना फेल होती थी, मान लो प्राउट की परिकल्पना कहें, प्राउट की परिकल्पना जब फेल हुई तो उससे कई वैज्ञानिकों को यह आया कि हम कुछ करके दिखाते हैं, हम नए तत्वों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो इसी श्रेणी में एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं डॉबेराइनर। ये हमारा हो गया 2, तीसरा हम कहते हैं डॉबेराइनर। डॉबेराइनर का तत्वों का वर्गीकरण। और इनका जो सिद्धांत था, इनका था, ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं त्रिक सिद्धांत।
त्रिक सिद्धांत। क्या था इनका त्रिक सिद्धांत? इन्होंने कहा कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि जिनके गुणधर्म आपस में मैच करते हैं, और इस बात को मान करके इन्होंने तीन तीन तत्वों का समूह का निर्माण किया। कितने तत्वों के समूह का निर्माण किया? तीन तीन तत्वों के समूह का निर्माण किया। तो कौन कौन से थे? पहला हम कह सकते हैं, जैसे हो गया हमारा, एक ले लिया लिथियम, दूसरा आ गया सोडियम, और तीसरा हमने ले लिया पोटेशियम। तो इन्होंने कहा तीन तत्वों का इन्होंने एक समूह लिया। इन्होंने कहा कि इन समूह के जो तीनों तत्व हैं, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण आपस में मिलते हैं। क्या बोला इन्होंने? इनके जो तीन तत्वों का जो समूह था उनके बारे में कह रहे हैं, इनके, या पूरा ही लिख लेते हैं, इस त्रिक वर्ग के तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण आपस में मिलते हैं। पहले तो ये बात कही, और दूसरी एक और बात कही कि इस त्रिक वर्ग के मध्य के तत्व का परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान अपने परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। तो अब इस बात को आपने समझना है। इसने दो बातें कही थी कि इसने, पहले तो मैंने कहा, क्या कहा इसने तीन तीन तत्वों के वर्ग बना दिए। कहा ये जो एक वर्ग में तीन तत्व हैं, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण आपस में मिलते जुलते हैं। सेकंड, इसने कहा इनका जो परमाणु भार है बीच वाले का, वो इन दोनों तत्वों के परमाणु भारों का औसत होता है। जैसे हम कहें लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? हम जानते हैं लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39। तो अब सोडियम का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसने कहा क्या कीजिए, 7 + 39 कर दीजिए, और उसको औसत निकालना है क्योंकि दो ही तत्व हैं। तो 39 + 7 कितने होंगे? 46। तो यह आ गया 46/2, यानी कि कितना आया? 23। और यही इसने घुमा करके कहा जो सोडियम है उसका जो परमाणु भार होगा वो कितना होगा? 23 होगा। तो इन अगल बगल के तत्वों के परमाणु भारों का औसत निकालिए, वह बीच के क्या होगा? बराबर होगा। और साथ ही इस बीच वाले में इन दोनों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का समावेश होगा। यह क्या था? डॉबनेयर का त्रिक सिद्धांत था। लेकिन यह भी ज्यादा नहीं चला। यह इसलिए नहीं चला क्योंकि यह केवल तीन ही ऐसे समूह बना पाया। कौन कौन से तीन समूह थे? पहला तो समूह यही वाला था। दूसरा समूह हमारा था जिसमें आता कैल्शियम, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम। दूसरा समूह ये था। और जो तीसरा इसमें समूह था वो हमारा था क्लोरीन, ब्रोमीन, और तीसरा था आयोडीन। तो ये केवल तीन समूहों का ही निर्माण कर पाए, इससे अधिक समूहों का ऐसा निर्माण नहीं कर पाया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई हमारे पास उस समय भले ही 118 तत्व उपस्थित नहीं थे, लेकिन हमने कहा लगभग 1800 के लगभग भी शुरू में 30 तत्व उपस्थित थे जो जानकारी में थे, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। जो 1850 ईस्वी के लगभग भी वो कितने थे? लगभग 65 के लगभग थे। तो उनमें से केवल केवल 3 वर्ग बनाना, यानी कि 9 तत्वों की इस प्रकार से ग्रुपिंग करना, तो वैज्ञानिकों ने कहा यह क्या हो सकती है? एक तुक्केबाजी हो सकती है, एक जुगलबंदी प्रकार की हो सकती है कि यह चांस की बात है कि ऐसा हो रहा हो। तो इनकी थ्योरी को भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब हम देखते हैं इसके अगली थ्योरी इसको। तब तक आप चाहें तो इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में 3 वैज्ञानिकों के महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं, सिद्धांतों को समझा। अब हम चौथे का लेते हैं, जो कि हमारे हैं फोर्थ, हमारे जो होते हैं वो हैं डी चैन कोर्टोइस। डी चैन कोर्टोइस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह बात कही कि यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में लें
और साथ ही उनको यदि ये इसी क्रम में व्यवस्थित करते चले जाएं तो उसमें भी उन्होंने देखा कि हमको क्या होते हैं, कुछ तत्वों के गुणधर्म आपस में मैच करते हुए मिलते हैं। और इसके लिए जैसे हम कह सकते हैं कि एडवांस समय में तो वर्तमान में जो हमारी आवर्त सारणी है वह तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी होती थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसमें भी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता था। तो ठीक वही व्यवस्था किसने करी थी, कोरोटॉइस ने करी थी। लेकिन इनकी खास बात क्या थी, जहां आपने देखा होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी एक हमारी वर्गाकार फॉर्म में होती है, वहीं डी कोरोटॉइस की जो श्रेणी थी वह हमारी वृत्ताकार फॉर्म में थी। और सिद्धांत इनका वही था। यह बात अलग थी कि कुछ दृष्टि हम कह सकते हैं जटिलता के कारण इसको उस समय के जो वैज्ञानिक वर्ग था उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो क्या था, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके गुणों में, अब वो गुणों में कौन कौन से गुण हो सकते हैं, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में, भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। और इस सिद्धांत का उपयोग करके उन्होंने एक वृत्ताकार हम कह सकते हैं व्यवस्था बनाई। हम लिख सकते हैं कि कोर्टोइस ने इस सिद्धांत को अपनाकर एक वृत्ताकार तत्वों की सारणी की रचना की। तो जैसे मेंडलीव ने एक वर्गाकार या आप कह सकते हैं आयताकार आवर्त सारणी बनाई थी, ठीक उसी प्रकार से डी चेन कोरोटॉइस ने क्या करा था, एक वृत्ताकार सारणी बनाई। लेकिन हम कह सकते हैं उस समय के वैज्ञानिकों ने क्योंकि इसको उपयुक्त नहीं माना तो इसकी क्या कर दी गई, उपेक्षा कर दी गई। अब इसके बाद जो हमारे अगले साइंटिस्ट आते हैं उनका काफी अच्छा योगदान था, जिन्हें हम कहते हैं, जो 5वें नंबर के हैं, जिन्हें हम कहते हैं जॉन अलेक्जेंडर। और इन्होंने जो सबसे फेमस नियम दिया था उसे हम कहते हैं अष्टक नियम। कौन सा नियम होता है इसका, अष्टक नियम, जिसे हम कहते हैं ऑक्टेव लॉ। क्या होता है अष्टक नियम? अलेक्जेंडर ने जो नियम दिया वह प्रेरित था संगीतक ध्वनियों से। आप जानते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज करते हैं तो वहां पर हम कहते हैं ना वो 7 स्वर होते हैं हमारे पास, स से लेके सा रे गा मा पा धा नी सा। बिल्कुल वही चीज उन्होंने ली कि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो अब देखिए ये बोलते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, तो जो पहला हमारा स्वर होता है ये, इसके अगला जो 8वां वाला होगा, बीच में यदि 7 को छोड़ दिया जाए तो 8वां होगा जो सेम इससे मिलता जुलता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और ये क्या है 8वां। तो जो पहला है वही क्या है 8वां दोबारा से रिपीट हो जाता है। तो ठीक इसी से प्रेरित होकर के जॉन अलेक्जेंडर ने भी एक इस प्रकार की हम कह सकते हैं सारणी का निर्माण किया, जिसमें हर अगला 8वां जो तत्व था वो पहले तत्व के साथ क्या करता था, समानता रखता था भौतिक तथा रासायनिक गुणों में। और खास बात क्या थी कि इन तत्वों को भी अलेक्जेंडर ने उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भारों के क्रमों में क्या करा था, व्यवस्थित किया था। तो क्या कहा अलेक्जेंडर ने कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के
क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर आठवां तत्व पहले तत्व के साथ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता रखता है। भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता रखता है। प्यारे बच्चों, मैं यहां हर टॉपिक को कोशिश कर रहा हूं आपको डिटेल में समझाने की। आप मेरे साथ साथ यदि जितना मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है यदि उसको आप नोट करते जाएंगे तो आप मानिए बहुत बेहतरीन आपके नोट्स बनेंगे। और न केवल वो आप कह सकते हैं कि आपके इस एग्जाम्स के लिए, एनुअल एग्जाम के लिए या हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, बल्कि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारा चैप्टर है वो आपके 12th में बहुत काम आएगा, तो इसलिए इसको जरा अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। तो हमने कहा कि जॉन अलेक्जेंडर के अष्टक नियम के अनुसार इसने कहा जैसे 7 हमारे स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, और उसके बाद 8वां स्वर फिर से आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां जो तत्व होता है वो पहले तत्व के साथ भौतिक तथा रासायनिक गुणों में समानता रखता है। अब कैसे इन्होंने करा, तो इसके लिए हम तत्व लिखते हैं, हमने कहा। और उस समय तक की खास बात यह थी कि उस समय तक जो अक्रिय गैसें थी, अक्रिय गैसें आपको पता हो कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सारी हमारी क्या है, अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें वो होती हैं जो किसी के साथ सामान्यतः क्रिया करती ही नहीं है, क्योंकि उनका अपने सबसे अंतिम कक्षा में कह सकते हैं बिल्कुल पूर्ण होती है, तो इसलिए वह किसी के भी साथ कोई रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उनको कहते हैं अक्रिय गैसें। अलेक्जेंडर के समय पर अक्रिय गैसों की तब तक खोज नहीं हो पाई थी, तो हम कह सकते हैं जो उन्होंने व्यवस्था दी परमाणु भारों के क्रम में वो इस प्रकार से थी, जैसे हम कहें लिथियम, अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये इन्होंने किसके क्रम में रखा, इनको व्यवस्थित किया, ध्यान रखिएगा, इसको उन्होंने करा परमाणु भारों के क्रम में। तो इससे ज्यादा परमाणु भार इसका, इससे ज्यादा 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 इसका, तो ये हमारा आ गया। अब ये हमारा फ्लोरीन हो गया। फ्लोरीन के बाद ये कौन सा तत्व है, ये हमारा हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये वाला हमारा कौन सा है, 7वां। अब 8वां तत्व कौन सा है, वर्तमान समय पे यदि परमाणु क्रमांक की बात करी जाए तो हम कहते हैं कि अगला जो हमारा होता है नियॉन होता है, लेकिन हमने कहा अक्रिय गैसों को यदि छोड़ दिया जाए, उस समय जो ज्ञात थी तत्व थी उसके आधार पर लिखें तो 8वां हमारा आता है सोडियम। इसको लिख लेते हैं सोडियम। तो और ये इसको इस तरीके से लिख दिया जाए। तो अब देखिए ये हमारा था पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। फिर ये कौन सा हुआ हमारा, ये हुआ 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। फिर ये क्या हो गया 15वां। ये हमने तत्व लिखे। तो पहले से इसके ठीक 7 बाद, यानी कि पहला ये वाला था, इसके 7 बाद क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद ये वाला तत्व, इसके हिसाब से देखा जाए तो 8वां तत्व है। तो किसमें समानता है, जो समानता 1 में, जो भौतिक गुण 1 में है वही किसमें है, 8 वाले में। फिर इससे यदि शुरू करें तो ठीक अगला जो 8वां तत्व होगा वह हमारा क्या होगा, पोटेशियम क्या आ रहा है, ठीक इसकी समानता क्या होगी, इसके बराबर होगी। वैसे ही आगे लिख लिया जाए, ये हमारा आ जाता है, इसी से लिखते हैं। अगला है हमारा 20। तो जो समानता, यानी कि इन तत्वों की, यह पूरी के पूरे जो तत्व होंगे इन पे समानता पाई जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या केवल लिथियम का 8वां तत्व सोडियम जो है और सोडियम का 8वां तत्व जो पोटेशियम है, क्या इन्हीं में समानता है? नहीं। उसने कहा कोई कहीं से भी शुरू कीजिए। मान लो मैं कार्बन से शुरू करता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। अब ये हमारा पहला हो गया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो ये 8वां तत्व कौन सा है, ये सिलिकॉन इसके साथ मिल रहा है। तो इन दोनों के गुण धर्मों में, भौतिक तथा रासायनिक गुण धर्मों में क्या होगी, समानता होगी। ठीक कोई सा भी आप ले लीजिए। मान लेते मैं यहां से शुरू करता हूं, एफ से शुरू करता हूं, तो ये हमारा हो गया पहला, फिर ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। तो यानी कि इन दोनों के भौतिक गुणों में क्या होगी, भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता होगी।
आप कोई यदि रिएक्शन सिंपल सी यदि रिएक्शन देखें तो बिल्कुल आपको सेम मिल जाएगी। जैसे यहाँ इनके रिएक्शंस यदि देखें, इनकी क्लोरीन से क्रिया कराई जाए, सोडियम की क्लोरीन के की, तो ये हमारा बनता है KCl बनता है, ये हमारा बनता है NaCl बनता है, ये हमारा क्या बनता है, ये LiCl बनता है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से F और H की यदि फ्लोरीन और क्लोरीन की यदि हाइड्रोजन से क्रिया करें तो कौन कौन से बनता है, HF, HCl, ये हमारी चीजें बनती हैं। तो इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म समान हैं। तो यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, जॉन अलेक्जेंडर ने दिया था, और काफी बेहतरीन सिद्धांत था। बाद में उनको इस कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। हालांकि वैज्ञानिकों ने बहुत अधिक इसको महत्व नहीं दिया, लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है कहीं कहीं कुछ ना कोई बिल्कुल ऐसी ही है। तो पर इसके एक ड्रॉबैक था, इंपॉर्टेंट भी थी, कमाल की भी थी हम कह रहे हैं, और वर्तमान में जो आवर्त सारणी उससे काफी हद तक मैच भी करती थी। लेकिन समस्या यह थी कि अलेक्जेंडर ने केवल कैल्शियम तक के तत्वों को ही इस प्रकार से व्यवस्थित किया था, उसने इसके आगे के तत्वों को व्यवस्थित नहीं किया था। इस कारण से हम कहते हैं कि जो जॉन अलेक्जेंडर का ये जो अष्टक नियम था वह कुछ हम कह सकते हैं इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना उसको होना चाहिए था। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। आप इसे फटाक से नोट कीजिए, फिर हम काफी अधिक हम कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट जो हमारे साइंटिस्ट दो हुए उनके द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि किस प्रकार जॉन अलेक्जेंडर ने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया, जो कि हम कह सकते हैं वर्तमान में जो आवर्त सारणी चल रही है, एडवांस आवर्त सारणी है, उसी का आप कह सकते हैं कि लघु रूप है। लेकिन जिस समय जॉन अलेक्जेंडर, जिनका पूरा नाम जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड था, जिस समय वो अपने सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे थे, उसी समय विश्व के दो अलग अलग स्थानों पर दो हम कह सकते हैं साइंटिस्ट अपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए थे। और उन दोनों का उद्देश्य भी क्या था कि इसी प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण किया जाए। और वो जो दो साइंटिस्ट थे उसमें से एक फेमस साइंटिस्ट तो आप जानते हैं, जो कि रशियन साइंटिस्ट थे, जिसको हम कहते हैं मेंडलीव। और इसकी बाद में हम बड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में जो आवर्त सारणी आई है, जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, इससे पहले जिस आवर्त सारणी का उपयोग किया जाता था वो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी होती थी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब मेंडलीव अपने इस काम में लगे हुए थे तो ठीक उस समय एक और साइंटिस्ट अपने वर्क में लगे हुए थे, जिसे हम कहते हैं लोथर मेयर। और कहा जाता है कि जिस प्रकार से मेंडलीव ने अपनी एक आवर्त सारणी डेवलप करी थी, ठीक उसी प्रकार से लोथर मेयर ने भी अपनी एक आवर्त सारणी डेवलप कर चुके थे। लेकिन इन दोनों में से मेंडलीव ने पहले अपनी आवर्त सारणी को क्या कर दिया, प्रकाशित कर दिया था, जिसके कारण लोथर मेयर की आवर्त सारणी को इतना महत्व प्राप्त नहीं हुआ। अदरवाइज जिस प्रकार के गुणधर्म, जिस प्रकार की चर्चा मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में करी थी, ठीक उसी प्रकार की चर्चा, उसी प्रकार के गुणों का प्रदर्शन लोथर मेयर ने अपनी आवर्त सारणी में भी दिया था। तो अब पहले हम चर्चा करेंगे लोथर मेयर के, और फिर हम बाद में चर्चा करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की। तो अब अगला स्टेप है हमारा लोथर मेयर। लोथर मेयर का सिद्धांत। तो लोथर मेयर ने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में जो सिद्धांत दिया था वो बिल्कुल पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के समान ही था। इन्होंने कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, पहली बात क्या है, तत्वों को उनके परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, और यदि उनमें हम क्या करें, उनके विभिन्न गुणधर्मों के बीच में यदि एक ग्राफ प्लॉट करें, एक कर्व का निर्माण करें, तो हम देखते हैं वहां से हमारे को समान गुणधर्म वाले तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या कहा मैंने कि लोथर मेयर ने यह कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया जाए, और यदि उनके परमाणु भार तथा जो विभिन्न भौतिक गुण होते हैं, जैसे हमारा क्वथनांक हो गया, गलनांक हो गया, या हम कह सकते हैं परमाणु आयतन हो गया, इनके बीच में यदि एक कर्व का यानी कि वक्र का निर्माण करे, ग्राफ बनाया जाए, तो हम देखते हैं वहां से हमारे को समान गुणधर्म वाले तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तो यह क्या था, लोथर मेयर का सिद्धांत था।
तो पहले सिद्धांत लिखते हैं, फिर प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने एक वक्र के द्वारा समान गुणधर्म वाले तत्वों के समूहों का क्या करा, निर्माण करा। तो क्या कहा हमने, इन्होंने तत्वों को उनके, हमने कहा जो हम भार कहते हैं, परमाणु भार के आधार पर क्रम से व्यवस्थित किया। इनके अनुसार यदि तत्वों के परमाणु भारों तथा उनके भौतिक गुणों भौतिक गुण कौन से, जैसे हम कहें गलनांक, क्वथनांक, या हम कह सकते हैं परमाणवीय आयतन। तो यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों तथा उनके भौतिक गुणों, तत्वों के परमाणु भौतिक गुणों के बीच ग्राफ या वक्र का निर्माण किया जाए तो समान गुणों वाले तत्वों के वर्गों की प्राप्ति हो जाती है। तो मुझे लगता है यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या कहा इन्होंने, कि यदि पहले तो सभी तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित कर लीजिए, फिर क्या कीजिए कि आप एक तरफ लीजिए परमाणु भार और दूसरी तरफ क्या लेना है आपको, कोई भी भौतिक गुण, वो आपका गलनांक हो सकता है, वो आपका क्वथनांक हो सकता है, वो आपका उस परमाणु का आयतन हो सकता है। तो एक अक्ष पर यदि आप क्या ले ले, परमाणु भार, दूसरी अक्ष पर कोई भी भौतिक गुण लेकर के एक वक्र का निर्माण करें, जिसे हम कहते हैं लोथर मेयर वक्र। यदि उस वक्र का निर्माण किया जाए तो उससे हमें अलग अलग गुणधर्मों वाले ऐसे समूहों का प्राप्ति होती है कि जिसमें जितने भी तत्व होंगे उन सबके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। और यही समान गुणधर्मों वाले हम समूह की तो ढूंढ कर रहे हैं, उसी की तो खोज कर रहे हैं, पहले साइंटिस्ट से लेकर के अभी तक। तो किस प्रकार से इन्होंने इस चीज को समझा ये देखते हैं। तो यहां पर हम निर्माण कर रहे हैं लोथर मेयर का वक्र। अब हमारा अगला है लोथर मेयर का वक्र, यानी कि कर्व इसका। और इसका कर्व किस किस के बीच खींच रहे हैं, मान लेते हैं एक भौतिक गुण, तो हमने कहा एक तो हमें क्या लेना है, परमाणु भार, और दूसरी तरफ क्या लेना है, गलनांक, क्वथनांक या परमाणु आयतन। तो मान लेते हैं मैं परमाणु आयतन ले रहा हूं, इन दो चीजों को ले रहा हूं। तो किस प्रकार से करा, हमने एक अक्ष यहां पर बना ली और एक अक्ष ऐसे बना ली। ये जो हमारी अक्ष होती है इसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और यह वाली अक्ष होती है, यह हमारी होती है वाई अक्ष। इस एक्स अक्ष पर मैं ले रहा हूं परमाणु भार, और इस वाली अक्ष पर क्या ले रहा हूं, परमाणवीय आयतन। इसका अर्थ हुआ कि परमाणु भार इधर से इधर जब चलेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में होंगे। यहां पर परमाणु भार यहां कम होगा, जैसे जैसे इधर की तरफ बढ़ेंगे परमाणु भार बढ़ेगा। वैसे परमाणु आयतन का अर्थ है कि इस बिंदु पर परमाणु आयतन क्या है, शून्य है। जैसे यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे परमाणु का आयतन क्या होगा, बढ़ना चाहिए। तो अब जब इन दोनों के बीच में, यानी कि परमाणु भार और परमाणु आयतन के लेकर के हम विभिन्न तत्वों के यदि हम वक्र का निर्माण करें, तो हमें जो रफली आइडिया, जो मैं आपको केवल एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस प्रकार से वक्र हमें प्राप्त होता था। वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता था। इस प्रकार से वक्र हमें प्राप्त होता था। फिर इसको ऐसे हम घुमा सकते हैं, ऐसे वक्र प्राप्त हुए। वक्र में क्या हुआ, पहले वक्र स्थित ऊपर की ओर जाता था, फिर एक शार्प बिंदु पर, एक शीर्ष पर पहुंच करके फिर से क्या हो जाता था, वो डाउन हो जाता था। फिर शीर्ष पर गया, फिर डाउन हो गया, फिर शीर्ष पर गया और फिर क्या हो गया, डाउन हो गया।
तो अब जब ये हमने शीर्षों पर देखा कि कौन कौन से तत्व हमें प्राप्त होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया, वैज्ञानिक कौन, लोथर मेयर ने इस बात का ध्यान दिया कि शीर्षों पर जो तत्व थे, इन शीर्षों पर वो हमारे तत्व थे जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तत्व थे। ठीक इसी प्रकार से हम कहें कि जब नीचे की ओर बढ़े, इधर की ओर बढ़े, तो यहां पर हमारे को जो तत्व मिलते थे इस वाले वक्र में, नीचे चलते वाले वक्र में, एक शीर्ष पे जाकर के वो क्या जाता था, नीचे डिप करता था। तो नीचे की ओर जाते समय हमें यहां पर जो तत्व मिलते थे वह हमारे होते थे जैसे बेरिलियम, यहां पर हमें मिलता था मैग्नीशियम, और यहां पर हमें मिलता था जैसे हम कह सकते हैं कैल्शियम, कैल्शियम मिलता था। तो ये एक शीर्ष के अलग तत्वों की एक वर्ग बन गया, बीच में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तत्वों का एक अलग वर्ग बन गया। और यदि हम कहें कि ये सबसे बॉटम वाले तत्व कौन कौन से रहे होंगे, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो इन तत्वों में हम कह सकते हैं जैसे सिलिकॉन था, सिलिकॉन के आगे जैसे यहां मिला आपको जर्मेनियम मिला, तो ये जो श्रेणी थी कौन कौन सी थी, हम कह सकते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये हमें इन नीचे वाले स्थानों पर प्राप्त हुए। तो शीर्ष पर अलग तत्व प्राप्त हुए जिन सब के गुणधर्म समान थे। कौन कौन से मैंने कहा, जैसे लिथियम, यहां पे लिख लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये शीर्ष पे प्राप्त हुए, इन सब के गुणधर्म समान थे। जो बीच में प्राप्त हुए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के गुणधर्म समान थे। जो सबसे बॉटम पे मिले ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये इन सब के गुणधर्म समान थे। ठीक इसी प्रकार से यदि आप जब बॉटम पे ये आ गया, जब इसके बाद ये ग्राफ ऊपर की ओर उठता है, तो ऊपर बढ़ते समय देखिए यहां से ग्राफ ऊपर चला, फिर यहां से नीचे गया, नीचे की तरफ गया, फिर यहां से ऊपर की ओर बढ़ गया, देखिए, फिर यहां से नीचे की ओर बढ़ा, फिर यहां से ऊपर बढ़ा, और फिर यहां से नीचे आया। तो जब ऊपर चढ़ते हुए हम कहें कौन कौन से हमें तत्व प्राप्त हुए, तो यहां पर हमें जो तत्व मिले थे वो हमारे थे, आप कह सकते हैं यहां पर हमारे को मिला था फ्लोरीन, यहां पर मिला था क्लोरीन, और इसी प्रकार यदि आगे देखेंगे तो नए तत्व मिलेंगे। तो ऊपर चढ़ते हुए तत्व कौन कौन से थे, इसको लिख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, साथ में आप कह सकते हैं ब्रोमीन, आयोडीन, इस प्रकार के तत्व एक ही स्थान पर प्राप्त हुए। तो क्या आप मेरी बात समझे? दोबारा से समझा रहे हैं, लोथर मेयर ने परमाणु भारों को एक्स अक्ष पर तथा परमाणु आयतन, या परमाणु आयतन की जगह आप कोई भी दूसरा ले सकते थे, आप गलनांक ले सकते हो, क्वथनांक ले सकते हो, कोई भी बहुत दूसरा भौतिक गुण लीजिए, उसको किस अक्ष पर रख दिया, वाई अक्ष पर रखा। अब परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लिया यहां पर, और अब क्या करा, उनके इन ये जो हमने वाई अक्ष पर गुण लिया, जो कि यहां पर परमाणु आयतन है, यदि इन दोनों के बीच जब वक्र खींचते हैं तो वक्र जिगजैग करके जाता है, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो क्या उसने ऑब्जर्व किया कि जो शीर्ष में जो भी तत्व मिले, जो कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मिले, इन सबके गुणधर्म समान थे, इन सबके समान गुणधर्म, और यही तो हमने अभी इससे पहले भी देखा था, जब जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत करी थी, उसने कहा हर 8वां तत्व में समान गुणधर्म होते हैं। तो वहां भी हमने देखा था लिथियम का ठीक अगला तत्व, जो 8वां तत्व था वो सोडियम था, उसका ठीक अगला 8वां तत्व क्या था, पोटेशियम था। तो इन तीनों में समान गुणधर्म थे। ठीक इसी प्रकार वहां हमने देखा था कि बेरिलियम का ठीक अगला 8वां तत्व मैग्नीशियम था, और उसका अगला तत्व क्या था, कैल्शियम था। जो अलेक्जेंडर न्यूलैंड थे उन्होंने केवल कैल्शियम तक ही के तत्वों को हमने कहा था अष्टक वर्ग में शामिल किया था, उसके आगे का नहीं किया था, यही उनका ड्रॉबैक था। जबकि हम कह सकते हैं लोथर मेयर ने जितने तत्व प्राप्त थे उन सब के ऊपर क्या करा, ये हम कह सकते हैं ग्राफ ड्रॉ किया। कुछ तत्वों में हम कह सकते हैं कि भिन्नता आई, अदरवाइज बाकी सारे के सारे तत्व एक सही क्रम में हमें प्राप्त हुए। तो जो दूसरा क्रम था ये तो हमारा क्या था, ये तो मिले हमें कहां, शीर्ष पर, ग्राफ के शीर्ष पर प्राप्त हुए। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये कहां मिले, ढलान पे नीचे की ओर चलते समय ये प्राप्त हुए, यहां पर, यहां पर, यहां पर। और तीसरा हमारा ये था सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये कहां पर मिले हमारे को, जैसे शीर्ष पर मिले, यहां पर हमारे को मिले बॉटम में, बॉटम में, यानी कि सबसे निचले बिंदु पर ये तत्व प्राप्त हुए हमारे को।
और ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जो तत्व थे, ये जब नीचे से ऊपर की तरफ बढ़े, यहां यहां यहां, तो वहां पर हमें नीचे से ऊपर की तरफ प्राप्त हुए, यानी कि जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे तो ये तत्व प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोथर मेयर थे उन्होंने अपने वक्र के द्वारा तत्वों के समान गुणधर्मों को प्रदर्शित किया। और केवल उन्होंने यहां तक ही ये बात समाप्त नहीं करी, उन्होंने अपनी एक आवर्त सारणी भी बना ली थी। और हम कह सकते हैं उन्होंने आवर्त सारणी जब तक प्रस्तुत कर रहे थे, ठीक उससे पहले मेंडलीफ ने, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, जो कि इसी फील्ड में इनके समान कार्य कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इनकी जो जानकारी थी वो मेंडलीफ ने ले ली या मेंडलीफ की जानकारी इन्होंने ली थी, ऐसा कोई ब्लेम नहीं है। ये अपना अलग स्वतंत्र वर्क कर रहे थे और मेंडलीफ अपना अलग स्वतंत्र वर्क कर रहे थे। लेकिन आप कह सकते हैं जब कोई स्टडी करते हैं तो जब एक्चुअल डाटा तक पहुंचते हैं और वास्तविक डाटा जो सत्य होता है वो तो दोनों में एक समान आएगा ना। तो ठीक इन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी डेवलप कर ली थी, उधर मेंडलीफ ने भी इसी प्रकार से स्टडी करके अपनी आवर्त सारणी प्रस्तुत कर ली थी। लेकिन मेंडलीफ ने जो उस समय के जो जर्नल्स थे उसमें अपनी आवर्त सारणी को पहले प्रस्तुत कर दिया, अपने सिद्धांतों को पहले पब्लिश करवा दिया, जिसके कारण लोथर मेयर के सिद्धांत इतने अधिक फेमस नहीं हो पाए। अदरवाइज इन्होंने भी, लोथर मेयर ने भी मेंडलीफ की तरह ही अपनी आवर्त सारणी को बना लिया था और प्रस्तुत कर दिया था। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज हमने जो 2 टॉपिक इसमें करे हैं, और इन टॉपिकों में भी अभी हमारे 2 चीजें छूट गई, 2 क्या 1 चीज छूट गई, वो हमारी है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, और उसकी तो हम डिटेल में इस पूरे चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो यहां तक हमारा था कि किस प्रकार से आवर्त सारणी का डेवलपमेंट हुआ। यहां एक बात की और हम आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो शब्द आता है आवर्त, आवर्त, इस आवर्त जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा आवर्त गति। आवर्त का मतलब होता है कि जो चीज बार बार रिपीट हो, बार बार आए, उसे हम कहते हैं आवर्त। जैसे कि आवर्त गति की यदि हम बात करें तो आवर्त गतियों की यदि बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, वो क्या है, आवर्त गति है। 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, ऐसे घूम रही है, उसे आवर्त गति कहते हैं। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का इस प्रकार से घूमना आवर्त गति है। सभी ग्रहों का घूमना आवर्त गति है। आप देखते हो घड़ी की सुई इस प्रकार से घूमती है, वो आवर्त गति है। तो आवर्त शब्द का अर्थ है कि जो बार बार हो। तो आवर्त सारणी का अर्थ है कि एक ऐसी सारणी जिसमें हम तत्वों को तो रखें। तो पहले तत्व यदि यहीं पर हम देख लें, पहला तत्व लिथियम है, तो लिथियम के जितने गुणधर्म होंगे जब हम लौट करके फिर इस स्थान पर आएंगे तो वही गुणधर्म हमें दूसरे तत्वों पर भी रिपीट होते हुए मिलेंगे। फिर हम घूम करके आगे से घूम करके फिर इस स्थान पर आएंगे तो वही हमें गुणधर्म क्या मिलेंगे, अगले पोटेशियम में भी मिलेंगे। तो ये हमारी क्या है, एक आवर्त सारणी है, जिसका कि निर्माण हम कह सकते हैं किस किसने किया था, लोथर मेयर कर चुके थे, और मेंडलीफ ने हम कह सकते हैं पहले पब्लिश करवा दिया था, तो वो ज्यादा फेमस हो गई। तो अगली क्लास में हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी की डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो अगली क्लास मिस जरूर मत कीजिएगा। यह तो हमारा था केवल क्या था कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, किस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण में सब साइंटिस्टों ने अपना योगदान दिया। प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि जो हमारे त्रिक का जो नियम दिया हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं जो अलग अलग साइंटिस्टों ने जो नियम दिए वो शायद महत्वपूर्ण न हो, लेकिन आप ये समझिए कि मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी को इसलिए ही बनाने में सफल रहे, या आधुनिक आवर्त सारणी अपने इस परफेक्ट रूप में बनने में तभी सफल हुई जब इतने सारे साइंटिस्टों ने काम कर चुके थे। कम से कम पुराने साइंटिस्टों की जो चीजें आप कह सकते हो गलत थी, जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, अगले साइंटिस्टों ने उन चीजों को छोड़ दिया, उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने उन चीजों को छोड़ करके फिर नए फील्ड में काम करना शुरू करा, और इसी से क्या हो गया, इतना अधिक डेवलपमेंट भी हुआ केमिस्ट्री के फील्ड में। तो अगली क्लास में हम मेंडलीफ की आवर्त सारणी को डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिएगा, और कोई आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।